तो दोस्तों फाइनली हुंडई इंडिया आईपीओ का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इसका आईपीओ 15 से 17 अक्टूबर तक खुलने वाला है। बट दोस्तों इस आईपीओ का बहुत सारा ड्रॉबैक भी है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में, इसके आईपीओ डिटेल के बारे में एंड सबसे लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड लगभग 5 से 10% के आसपास तक बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कल तक इसके ग्रे मार्केट में लगभग 5% के आसपास तक डिमांड था, बट आज हमें 10% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। तो अगर 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 196 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। 7 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 1400 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों एज आई ऑलवेज रिमाइंड यू कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी इसके ग्रे मार्केट में 5 से 10% का डिमांड है तो आगे भी इसका डिमांड ऐसे ही बना रहेगा। हो सकता है कि ग्रे मार्केट में इसका डिमांड और बढ़ जाए या फिर ग्रे मार्केट में इसका डिमांड और कम हो जाए। इसीलिए इस कंपनी के बारे में एंड इस कंपनी के फंडामेंटल को जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अब अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ऐसा शायद कम ही कुछ लोग होंगे जिन्हें इस कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि दोस्तों मारुति सुजुकी के बाद ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो इंडिया में 1996 में एज ए हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी दोस्तों ये एक साउथ कोरियन कंपनी है जो इंडिया में 1996 में एज ए सब्सिडरी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड मारुति सुजुकी के बाद ये इंडिया की दूसरी बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वहीं दोस्तों पूरे पैन इंडिया में इस कंपनी का 1366 सेल्स पॉइंट है, जबकि सर्विस पॉइंट 1550 के आसपास है। यानी ये कंपनी अपना सर्विस जो है ओवरऑल इंडिया में देती है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं ये कंपनी इंडिया में जो भी कार मैन्युफैक्चर करती है उसे इंडिया के अलावा भी और कई दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है, जैसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका इत्यादि। यानी इन सब देशों में ये कंपनी इंडिया के द्वारा बनाई हुई कार को एक्सपोर्ट करती है। सो आई होप दोस्तों इस कंपनी के काम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको इस कंपनी के बारे में समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में बात करें तो इस कंपनी का पीयर ग्रुप जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा है। तो अगर इन सबको हम पी वाइज कंपेयर करें तो दोस्तों हुंडई का पी ऑलमोस्ट 27 के आसपास है, जबकि मारुति सुजुकी का पी ऑलमोस्ट 29 के आसपास है। बट दोस्तों अगर बात टाटा मोटर्स का किया जाए तो टाटा मोटर्स का पी लगभग 11 के आसपास है। लेकिन वहीं अगर महिंद्रा के बारे में देखा जाए तो दोस्तों महिंद्रा का पी ऑलमोस्ट 17 के आसपास है। यानी देखा जाए तो हुंडई मोटर्स एंड मारुति सुजुकी का पी रेशियो सेम निकल के आ रहा है, जबकि इन दोनों के अर्निंग पर शेयर में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हुंडई का अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 74 के आसपास है, वहीं मारुति सुजुकी का अर्निंग पर शेयर 429 के आसपास है। यानी इतना कम अर्निंग पर शेयर लेके ये कंपनी मारुति सुजुकी के आसपास वैल्यूएशन मांग रही है, जो कि इसके पीर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यानी दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ अपने पीर के मुकाबले काफी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल तो काफी अच्छा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में एंड प्रॉफिट मार्जिन में हमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है। क्योंकि अगर FY23 से FY24 के बीच में देखा जाए तो इसी एक साल में इसके रेवेन्यू में 16% एंड प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 30% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। यानी दोस्तों ये कंपनी तो फंडामेंटल वाइज काफी अच्छी है, जो अपने डेट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार कम करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जहां FY22 में इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1140 करोड़ का डेट था, वहीं FY25 के फर्स्ट क्वार्टर तक अभी इसके ऊपर लगभग 758 करोड़ का डेट है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार कम करते हुए आ रही है। यानी दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है। वहीं अगर इस आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करें
तो दोस्तों ये आईपीओ 15 से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 1865 रुपए से लेकर 1960 रुपए के बीच में रखा गया है। एंड दोस्तों हुंडई अपने एम्प्लॉय के लिए एडिशनल 186 रुपए का डिस्काउंट भी रखा है, यानी जो भी एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉय आईडी लगा के इस आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करेंगे उनके लिए कंपनी 186 रुपए का डिस्काउंट भी रखी है। सो जो लोग भी इस कंपनी के एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसका टोटल इशू साइज 27,870 करोड़ का होने वाला है। जो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इशू साइज ऑफर फॉर सेल के तहत होने वाला है, यानी इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी फंड जुटाएगी वो पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस आईपीओ में तो पैसा आपका होगा पर मौज उस पर प्रमोटर करेंगे, क्योंकि इस आईपीओ के जरिए प्रमोटर लगभग 17.5% का अपना हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 7 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 13,720 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड दोस्तों अगर इस आईपीओ के हम कोटा के बारे में बात करें तो दोस्तों रिटेल के लिए इस आईपीओ में भी 35% का कोटा रखा गया है, यानी जो भी ये कंपनी फंड जुटाएगी उसका 35% के आसपास रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में मैक्सिमम काफी रिटेल को अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि रिटेल का कोटा भी 35% का होने वाला है एंड इस आईपीओ का इशू साइज भी बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए दोस्तों ये इंडिया की सबसे बड़ी आईपीओ बन चुकी है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 18 अक्टूबर को के फिंट के वेबसाइट पे एंड लिस्टिंग इसका हमें 22 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 5 से 10% के आसपास तक बना हुआ है। तो देखा जाए तो दोस्तों हमें 5 से 10% के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर इसके जीएमपी में 15 से 20% के ऊपर डिमांड जाता है तब आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं दूसरे और तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में 10% के ऊपर डिमांड नहीं जाता है तो आपको इस आईपीओ को सिंपली अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 10% के जीएमपी पे हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो कंपनी है अपना जो आईपीओ है वो काफी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ईपीएस के मामले में मारुति सुजुकी से कहीं ज्यादा पीछे है। बट ये वैल्यूएशन मारुति सुजुकी के आसपास मांग रही है, जो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं कर रहा है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया का अभी जो रिसेंट 2 बिगेस्ट आईपीओ था LIC एंड पेटीएम का, वो दोनों ऑलमोस्ट फेल होते हुए नजर आया था। सो उस बात को भी आपको नहीं भूलनी चाहिए। बाकी बात दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इस कंपनी के ऊपर डेट भी कम है एंड कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में पुणे में भी एक प्लांट लगाने वाली है। एंड इवन इस कंपनी के मैनेजमेंट का तो ये तक कहना है कि अगले 10 सालों में ये कंपनी इंडिया में लगभग 32,000 करोड़ के आसपास तक इन्वेस्ट करने वाली है। सो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये कंपनी सही रहने वाली है। बट दोस्तों इस वैल्यूएशन पे जस्टिफाइड नहीं कर रहा है। सो वेट कीजिए इसके लिस्टिंग का, क्योंकि जब इसका लिस्टिंग होगा तो पेटीएम एंड LIC जैसे इसमें भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको इसमें करेक्शन के समय सही वैल्यूएशन देखकर ही एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे तो अच्छा टाटा मोटर्स है जो पिछले कुछ सालों में 10 गुना रिटर्न देने के बाद भी अभी काफी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो आप चाहें तो हुंडई मोटर्स में एंट्री ना लेके आप टाटा मोटर्स में एंट्री ले सकते हैं। बट दोस्तों इस आईपीओ में आपको कोई भी डिसीजन अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाकर ही लेनी चाहिए। सो फिलहाल दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इसमें लिस्टिंग गेन्स एंड कौन कौन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।